यस हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए तो जल्दी से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए होने वाला है, सेंसस 2011। ओके, तो आप सब लोग जानते हैं कि सेंसस से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। चलिए तो मेरी आवाज जो है आप लोगों तक प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। चलिए तो सारे लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और आज जो है आपका फुल रिवीजन होने वाला है सेंसस 2011 का। ओके, यस। तो ये जो रिवीजन बैच स्टार्ट किया गया है आप सभी के लिए, आप जानते हैं कि इस बैच का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, इस बैच के थ्रू जो है आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का जो है कंप्लीट रिवीजन जो है वो कराया जाएगा। यस, और यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट हो चुके हैं, ऋतिका, विजय, जय सिंह। तो एग्जाम से पहले जो है आप लोगों का ये सब कंप्लीट रिवीजन कराना है। वैसे आप लोग जो है ये सारे टॉपिक्स को पहले से ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे डेफिनेटली। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एग्जाम जो है आने वाला है और आप लोग जो है ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले से नहीं पढ़े होंगे। तो आप जानते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, खास करके अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीएचएसएल, ओके, एसएससी एमटीएस, ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है जिसका एग्जाम से पहले जो है ये रिवीजन बैच लॉन्च होता है। ओके, 30 डेज का क्रैश कोर्स, 50 डेज का क्रैश कोर्स। ओके, तो इस बार जो है सीएचएसएल के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है और इस क्रैश कोर्स में भी जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे। और कुछ दिनों के बाद जब एमटीएस का नोटिफिकेशन आएगा तो उसके लिए भी जो है क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, तो टेंशन की बात नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि एमटीएस का कब आएगा, तो उन लोगों के लिए है कि एमटीएस का भी आएगा। पहले एक बार सब कुछ नोटिफिकेशन ये सब आ जाए, फिर सीजीएल का भी हम लोग करेंगे। तो पहले तो आप ये बताएं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेंसस 2011 को पहले से पढ़े हैं और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए फर्स्ट टाइम है। तो आज हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है ये पूरा रिवीजन हम करवा देंगे। और जब एक बार ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जब आप एक बार पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि कितना इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। ओके, और ऐसा मान के आप चल सकते हैं एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, आना ही आना है। चलिए, यस, फर्स्ट टाइम है, सागर सिंह का फर्स्ट टाइम है। करंट अफेयर्स आप कराएंगे वो इनफ होगा सर? यस, देखिए करंट अफेयर्स का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम करवाएंगे आपको। उसके बाद 500 एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराएंगे लास्ट 1 ईयर का, तो टेंशन लेना नहीं है। देखिए ये तो मैं आपको एश्योर कर दूं कि जो ये रिवीजन बैच है इसमें जो भी टॉपिक्स मैं अपने हिसाब से जो आपको करवा रहा हूं और जिस तरीके से करा रहा हूं, बस आपको उसको फॉलो करना है। आप खुद देखेंगे कि आउट ऑफ 25 आप कितना क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और आप लोग जो है आंसर भी देते रहेंगे अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि डैश वाज द फर्स्ट कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड टू कंडक्ट अ सेंसस इन 1749। 1749 में जनगणना आयोजित करने वाला आधुनिक विश्व का पहला देश कौन सा था? चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है क्या होने वाला है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यस, तो देखिए स्वीडन, यस, स्वीडन जिसका भी आंसर आ रहा है सबका बिल्कुल करेक्ट है। तो स्वीडन वो पहला ऐसा देश है, ओके, जिसने 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराया था। तो ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिख जाए तो आप कहेंगे कि स्वीडन होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, यस।
तो देखिए, सेंसस की अगर हम बात करें तो अभी अगर इंडिया का लेटेस्ट सेंसस की बात करें तो वो 2011 में हुआ था। उसके बाद जो है ऑफिशियली कोई भी सेंसस जो है वो नहीं हुआ है। और आप जानते हैं कि सेंसस के थ्रू जो है हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है कि कितना पॉपुलेशन है, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। तो ये सेंसस की जो शुरुआत है, ओके, वो स्वीडन ने करा था। ओके, और कब करा था? 1749 में करा था। तो यहीं से ये चीज स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1790 में दशकीय जनगणना किस देश में प्रारंभ हुई थी। ओके, तो सेंसस तो वैसे स्वीडन ने स्टार्ट किया था, लेकिन ये जो दशकीय जनगणना थी वो किस देश ने प्रारंभ किया था, मतलब कि हर 10 साल में जो ये 10 इयर्स में जो है ये सेंसस किसने स्टार्ट करा था, किस कंट्री ने स्टार्ट करा था? जर्मनी, अमेरिका, कनाडा या चाइना ने करा था? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, राइट आंसर होगा अमेरिका। ओके, तो यहां से आपको दो क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से स्वीडन ने जो है सेंसस वाले चीज को स्टार्ट किया था। लेकिन जब बात होगी कि 10 सालों में जो ये सेंसस कराया जाएगा वो कब हुआ था? 1790 में हुआ था। और किस देश ने प्रारंभ किया था? तो अमेरिका ने ये स्टार्ट किया था। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन सेंसस। अब हम बात करते हैं इंडियन सेंसस के बारे में। तो किसको जो है भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है? कौन है फादर ऑफ इंडियन सेंसस? चलिए, यहां पर राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से जो है पूरा सेंसस जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार क्लास जब कंप्लीट होगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये सेंसस के जितने भी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सब कुछ आपने रिवीजन कर लिया है। और यहां पर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है कि हेनरी जो है वॉल्टर होगा यहां पर करेक्ट आंसर। यस, बिल्कुल सही आंसर है। तो नागरिकों के लिए पहली ज्ञात जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका में की गई थी। इसलिए हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना का जनक भी कहा जाता है। तो आप समझ गए कि नागरिकों के लिए जो पहली ज्ञात जनगणना थी वो कब हुई थी? 1830 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो आप कहेंगे हेनरी वॉल्टर के द्वारा हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुआ था। ओके, इसलिए हेनरी वॉल्टर को क्या कहा जाता है? हेनरी वॉल्टर को जो है भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। तो ये आप एकदम याद रखेंगे, हेनरी वॉल्टर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन डैश अंडर ब्रिटिश वाइस रॉय डैश। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली जनगणना ब्रिटिश वाइस रॉय डैश के तहत डैश में आयोजित की गई थी। चलिए, कितने लोगों को आप इन यहां पर आंसर आप लोगों को मालूम है? थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान से आप देखेंगे। चलिए, तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? यहां पर आंसर आप लोगों का आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सब लोगों का आंसर आ रहा है कि 1872 लॉर्ड मेयो यहां पर होगा करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। तो देखिए, जो भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1872 में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के अधीन आयोजित की गई थी। ये आप याद रखेंगे कि भारत की जो पहली जो जनगणना थी, फर्स्ट जो सेंसस था वो 1872, ये ईयर भी आप याद रखेंगे, 1872 में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के अधीन आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भारत की पहली पूर्ण जनगणना ब्रिटिश वाइसरॉय डैश के तहत डैश को आयोजित की गई थी। तो इससे पहले आपने क्वेश्चन जो देखा था उसमें क्या हुआ था? उसमें सेंसस स्टार्ट हुआ था। ओके, जो पहली जो जनगणना थी वो स्टार्ट हुई थी, वो 1872 में हुई थी। किस वाइसरॉय के तहत? तो लॉर्ड मेयो के तहत। लेकिन जो पहली कंप्लीट जो सेंसस हुई भारत में
ओके, वो कब हुई? तो भारत की पहली पूर्ण जनगणना वो कब हुई? 17 फरवरी 1881 को। ओके, 17 फरवरी 1881 को 1881 में ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड रिपन के अधीन आयोजित की गई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या क्या चीज समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि 1830 में जो है हेनरी वॉल्टर के द्वारा पहली बार जो है ज्ञात जनगणना की गई थी, और फाइनली जो है 1872 में भारत की पहली जो जनगणना थी वो लॉर्ड मेयो के अधीन आयोजित की गई थी, और 1881 में जो है पहली कंप्लीट सेंसस आयोजित की गई थी। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश वाज द सेंसस कमिश्नर ड्यूरिंग फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। देखिए, जब यहां पर कंप्लीट सेंसस लिखा रहे, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, तो आपको समझना है पूर्ण जनगणना के बारे में। जो इससे पहले आपने देखा था कि पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 17 फरवरी 1881 को आयोजित की गई थी। ओके, तो जब पहली जो पूर्ण जो जनगणना हुई थी उस वक्त ब्रिटिश के वाइस रॉय कौन थे? सॉरी, ब्रिटिश के वाइस रॉय नहीं, सेंसस के कमिश्नर कौन थे? कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है? तो देखिए, प्रथम पूर्ण जनगणना के दौरान कौन थे जनगणना आयुक्त? तो आपको बताना है डब्ल्यूसी प्लॉडेन जो है यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। यस, डब्ल्यूसी प्लॉडेन। तो ये आपको याद रखना होगा कि डब्ल्यूसी प्लॉडेन जो है ये सेंसस कमिश्नर थे ड्यूरिंग फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। ओके, यस। तो जब 1881 को पहली पूर्ण जनगणना आयोजित की गई थी तब डब्ल्यूसी प्लॉडेन भारत के जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना प्रत्येक डैश वर्ष में आयोजित की जाती है? कितने वर्षों में आयोजित की जाती है सेंसस? तो आप सब लोग जानते होंगे कि ये जो सेंसस है ये कितने सालों में आयोजित की जाती है? तो 10 वर्षों में आयोजित की जाती है। ओके, हर 10 वर्षों में जो है ये जनगणना जो है वो आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1951 के बाद से सभी जनगणना डैश के तहत आयोजित की जाती है। ऑल द सेंसस सिंस 1951 आर कंडक्टेड अंडर डैश। ओके, तो 1951 आजादी के बाद की यह पहली जनगणना थी। तो 1951 के बाद जो जितनी भी जनगणना हुई वो किस एक्ट के थ्रू जो है ये आयोजित की गई थी? यहाँ ऑप्शन काफी कंफ्यूजिंग है, आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हैं, और यहाँ आंसर आ रहा है सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1950। यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। आपको याद रखना है सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 हो जाएगा, समझ गए? सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 होगा यहाँ पर राइट आंसर। यस, तो आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यस, तो 1951 के बाद सभी जनगणनाएं भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की गई थी। ठीक है, तो मिस्टेक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई थी? फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन डैश। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो थी वो कब आयोजित की गई थी? 1946, 1951, 1950 या 1948? क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर आंसर आ रहा है 1951 आ रहा है। वेरी गुड, बहुत सही है, 1951 ही होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यस, 1951। तो देखिए 1951 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ 1951। तो जो 1951 का जो सेंसस हुआ तो उसके सेंसस कमिश्नर कौन थे? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सेंसस कमिश्नर का क्या नाम था? 1951 के जनगणना आयुक्त कौन थे?
आर ए गोपाल स्वामी, महालनोबिस, अशोक मित्रा या एच एच रिस्ले। यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं कि यहाँ पर उनको लग रहा है कि महालनोबिस है, किसी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 एच एच रिस्ले। लेकिन आपको याद रखना है कि आर ए गोपाल स्वामी, ठीक है, आर ए गोपाल स्वामी जो है ये थे सेंसस कमिश्नर। चलिए, तो अब तक आपको 10 क्वेश्चन हम करवाए हैं, तो एक बार आप आंसर दे दीजिए कि जो जो जनगणना हुई थी, ओके, 1981 के टाइम पे, ओके, पहली पूर्ण जनगणना के दौरान कौन थे जनगणना आयुक्त? 1951 का तो आपको मालूम चल गया, आर ए गोपाल स्वामी। लेकिन जो 1881 में जो कंप्लीट सेंसस हुआ था, पूर्ण जनगणना हुआ था, उस वक्त कौन थे सेंसस कमिश्नर? तो आप क्या कहेंगे? अभी हम लोगों ने करा था डब्ल्यू सी प्लॉडेन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। डब्ल्यू सी प्लॉडेन जो थे वो थे सेंसस कमिश्नर। चलिए, तो ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 1872 से देश की डैश राष्ट्रीय जनगणना थी। सेंसस 2011 वाज द डैश नेशनल सेंसस ऑफ द कंट्री सिंस 1872। तो 1872 से लेकर जो है ये जो 2011 का जो सेंसस हुआ था वो कैवा सेंसस था? 16th, 14th, 15th या 13th? कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 16, किसी का आ रहा है 14, किसी का आ रहा है 15। तो आपको याद रखना होगा कि जो सेंसस 2011 जो था, ठीक है, वो आपका 15 सेंसस था, ठीक है, 15 सेंसस था। तो 2011 की जनगणना जो है 1872 से देश की 15वीं जनगणना थी और आजादी के बाद 7वीं जनगणना थी। ओके, तो आजादी के बाद जो है इंडिपेंडेंस के बाद 2011 का जो सेंसस था वो 7th था। और जो जब से स्टार्ट हुआ है तब से अगर हम बात करें तो ये 15th सेंसस था। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो सेंसस 2011 जो है वो कैवा जनगणना था, तो आप आजादी के बाद तो आप कहेंगे 7th, लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है तब से कैवा जनगणना है तो आपको कहना होगा 15th। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1951 की जनगणना 1872 से देश की, अच्छा हाँ, 1951 की जनगणना 1872 से देश की कैवी राष्ट्रीय जनगणना थी? यहाँ पर सेंसस 1951 की बात कर रहा है। यहाँ हम लोगों ने 2011 के बारे में देख लिया है कि ये जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये 15th था। ओके, लेकिन यहाँ आपसे सेंसस 1951 के बारे में पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 9th सेंसस होगा। ओके, 9th सेंसस होगा। अब यहाँ पर देखिए हम कुछ आपको डाटा दिखाते हैं, उसको भी जो है आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ देखिए 1951 सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितना था? हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी थी जब 1951 में जब सेंसस हुआ? तो हमारी देश की पॉपुलेशन थी 36 करोड़, 36 करोड़ के आसपास जो है पॉपुलेशन थी देश की। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो स्टेट था वो उत्तर प्रदेश था। ओके, और सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो राज्य था वो सिक्किम था। ओके, तो भारत की 1951 की जनगणना 1872 के बाद से हर दशक में भारत में होने वाली जनगणनाओं की श्रृंखला में 9वीं जनगणना थी। कैवी? 9वीं जनगणना थी। और यह स्वतंत्र
यह स्वतंत्र और भारत के विभाजन के बाद पहली जनगणना भी थी। स्वतंत्रता के बाद और भारत के विभाजन के बाद ये पहली जनगणना थी। 1951 की जो जनगणना थी वो 1948 के भारत की जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की जाने वाली पहली जनगणना थी। तो सब कुछ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोटो ऑफ द सेंसस 2011 वाज। ओके, मोटो क्या था? सेंसस 2011 का मोटो क्या था? मोटो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। योर सेंसस योर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, माई सेंसस माई फ्यूचर, नो सेंसस नो फ्यूचर। यहां आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि योर सेंसस सॉरी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। यस, यही था मोटो। ओके, तो 2011 का जो सेंसस था उसका मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर था। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? यहां पर 2011 के कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार जनरल पूछा जा रहा है आपसे। आपने देखा कि जो 1881 का सेंसस हुआ उस वक्त कौन थे कमिश्नर? तो W.C. प्लॉडेन थे। ठीक है, उसके बाद 1951 का जो सेंसस हुआ उसके कौन थे कमिश्नर? तो इनका नाम था R.A. गोपाल स्वामी। ओके, और 2011 का जो सेंसस हुआ उसके सेंसस कमिश्नर का क्या नाम था? तो C. चंद्रमौली था। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, C. चंद्रमौली ये कौन थे? ये थे आपके सेंसस कमिश्नर थे। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। सबको यहां तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? मजा आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से रिवीजन करने में आपको मजा आ रहा है? क्योंकि एग्जाम टाइम है तो सारे चीज को हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन करेंगे, तो हर कुछ का प्रैक्टिस आपको होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि कितने लैंग्वेजेस में जो है 2011 का सेंसस जो है वो कंडक्ट हुआ। चलिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? 2011 की जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है टोटल 16 लैंग्वेजेस में जो है इसको आयोजित किया गया था। ओके, और जो 2011 का जो सेंसस था उसको 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण था हाउस लिस्टिंग। ओके, पहला जो चरण था वो था हाउस लिस्टिंग का, और जो दूसरा चरण था वो था पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का। ओके, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन ये 2 चरणों में आयोजित हुआ था। ओके, तो और जो है 16 लैंग्वेजेस में जो है ये आयोजित की गई थी, और पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी जो है ये 2011 के सेंसस में जो है यूज किया गया था। यहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली थी। तो फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड इन 2011। अगर आपसे पूछ ले कि किस सेंसस में जो है बायोमेट्रिक जो है वो किया गया था, तो आप कहेंगे सेंसस 2011 में किया गया था। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जनगणना 2011 में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे? टोटल कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित थे ये आपको बताना है। चलिए 40 थे, 45, 28 या आपका 35? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? जिसका भी आंसर आ रहा है 35 बिल्कुल सही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि टोटल 35 होगा यहाँ पर राइट आंसर। देखिए टोटल 28 स्टेट्स थे। ठीक है, राज्य कितने थे? 28 थे, और 7 क्या था? यूनियन टेरिटरीज जो है वो टोटल आपका 7 था। ये आपको ध्यान रखना होगा।
ओके, 7 आपके ये थे यूनियन टेरिटरीज, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 35 हो गया। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट, ओके, किसी को मालूम है कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? तो टोटल 640 डिस्ट्रिक्ट्स थे। कितने टाउन्स थे? तो अगर टाउन्स पूछे आपसे तो टाउन्स आपको बताना होगा 7936 जो है, इतने टाउन्स थे। और कितने विलेज थे? तो विलेज की बात करें तो 6.41 लाख जो है, इतने विलेज थे। ओके, यस। और ये जो सेंसस पूरा कराया गया था, इस सेंसस को करवाने में टोटल कितना खर्चा आया था, कितना मतलब लागत आया था? तो जनगणना की जो लागत थी वो लगभग 2200 करोड़ थी। ओके, ये भी आप पॉइंट नोट करेंगे। ये जो सेंसस हुआ था 2011 का, उसमें कितना खर्चा लगा था? तो आप कहेंगे कि अप्रोक्स 2200 करोड़ इतना खर्चा बैठा था। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के लिए है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर भी यहां पर आ रहा है सभी का कि 1.21 बिलियन। ओके, यानी कि 121 करोड़ इतने जो है पॉपुलेशन थे। ओके, कितने पॉपुलेशन थे? तो ये पॉपुलेशन था 121 करोड़ का। यस। और आपको एक चीज और बता दें कि इसमें जो है ट्रांसजेंडर, ओके, थर्ड जेंडर आप समझते ही हैं, थर्ड जेंडर, ओके, थर्ड जेंडर का पॉपुलेशन कितना था आपको मालूम है? थर्ड जेंडर का पॉपुलेशन था 4,90,000। ओके, 4,90,000 जो है ये थर्ड जेंडर का जो है ऑफिशियल काउंट था। ओके, 2011 में पहली बार भारत में जनसंख्या जनगणना में ट्रांसजेंडर आबादी की गिनती की गई थी। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन को काउंट किया गया था। और ऑफिशियल काउंट की बात करें तो 4,90,000 जो है, इतने जो है पॉपुलेशन थे थर्ड जेंडर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब ये क्वेश्चन तो सब लोग जानता होगा कि किस राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। तो आप सबको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर टॉप 3 पॉपुलेटेड स्टेट्स की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन कितना है? तो 19 करोड़ के अराउंड है। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है 11 करोड़ के अप्रोक्स। और तीसरे नंबर पे आता है बिहार। तो आपको जो है ना 3 तक याद करना होगा, ठीक है? केवल आपको मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट याद नहीं करना है, आपको 3 याद करना होगा। तो आपको पता चल गया, अगर आपसे पूछे कि मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। और अगर आपसे पूछे कि थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है तो आप कहेंगे बिहार। ओके, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? अब यहां आपसे पूछा गया है कि किस राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। यहां पर लीस्ट पॉपुलस स्टेट के बारे में पूछा गया है। और मुझे मालूम है कि सबका आंसर यहाँ पर करेक्ट आने वाला है। सिक्किम होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पर सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। सिक्किम राज्य की अगर पॉपुलेशन देखेंगे आप तो केवल आपका 6 लाख है। ठीक है, 6 लाख के आसपास जो है पॉपुलेशन है सिक्किम का। उसके बाद आता है मिजोरम और उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपने देखा कि मोस्ट पॉपुलस स्टेट में कौन सा राज्य था?
पहले था आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद था महाराष्ट्र, फिर था आपका बिहार। और अगर लीस्ट पॉपुलस स्टेट की बात करें तो वो होगा सिक्किम, उसके बाद आपका मिजोरम, उसके बाद होगा आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। यहां पर आपसे अर्बन पॉपुलेशन के बारे में पूछा जा रहा है, वो भी आपसे अप्रोक्सीमेट रेंज पूछा जा रहा है। तो देखिए, टोटल पॉपुलेशन तो है आपका 1.21 बिलियन, ठीक है, कितना है, इतना है। अब उसमें से जो है, जो लोग होंगे वो आपके रहते होंगे रूरल एरिया में, और कुछ लोग रहते होंगे आपके अर्बन एरिया में, यानी कि शहरी हो गए और आपके ग्रामीण हो गए। तो अर्बन अगर आपसे पूछे तो आपको बोलना होगा 3.2%। इतने परसेंट लोग जो है, अगर हम फिगर में बात करें तो 377 मिलियन, 377 मिलियन इतने पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रहते हैं। और अगर रूरल की बात करें तो 68.84%, यानी कि 833 मिलियन, ओके, इतने पॉपुलेशन जो है वो आपके ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ओके, 833 मिलियन का मतलब हो गया 83 करोड़, और 377 मिलियन का मतलब हो गया 37 करोड़। ओके, यस। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 20 से 25% नहीं होगा, यहाँ आंसर होगा बिटवीन 30 टू 35%, जिसका फिगर मैंने आपको बता दिया 31.2%। इतने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रहते हैं। और अगर आपसे रूरल पूछ दे तो 68.84% ये रूरल एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है। देखिए, तो हम लोगों ने स्टेट्स का तो देख लिया है, अब हम लोग यूनियन टेरिटरीज के बारे में देखते हैं। ओके, यूनियन टेरिटरीज के बारे में तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता भी रहता है कि सबसे ज्यादा सबसे कम जो है पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरीज का है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आंसर आ रहा है लक्षद्वीप। बिल्कुल सही है, लक्षद्वीप होगा यहाँ पर आंसर। अब देखिए, टोटल आपके कितने यूनियन टेरिटरीज थे, तो आपके टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज थे, है ना। यहाँ पर देखिए 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। सबसे कम पॉपुलेशन देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप का है, लक्षद्वीप का पॉपुलेशन केवल 64,000 है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है किस यूनियन टेरिटरीज का है, तो दिल्ली का है। दिल्ली का पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 1 करोड़ 60 लाख के आसपास है। तो यहां से आपको समझ में आ गया। लक्षद्वीप के बाद जो है सबसे कम, लक्षद्वीप के बाद किसका पॉपुलेशन आता है, दमन एंड दीव। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दिल्ली का होता है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा, पूरा फुल डाटा आपको दिमाग में बैठा कर रखना होगा। समझ में आ रहा है, यस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। लीजिए, क्वेश्चन ही आ गया आप लोगों के सामने कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो किस यूनियन टेरिटरीज का है। तो अभी मैंने आपको बताया कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। दिल्ली की पॉपुलेशन आपका 1 करोड़ 60 लाख के आसपास है। अगर आपसे यहां पर पूछ दे कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलस, ठीक है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस जो है कौन सा यूनियन टेरिटरीज है, दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप क्या कहेंगे, पुडुचेरी कहेंगे। सेकेंड नंबर पे आता है पुडुचेरी, थर्ड नंबर पे आता है आपका चंडीगढ़ आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है। अब देखिए, क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं आपके एग्जाम में। ओके, ठीक है, यहां आपसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन, यानी कि 2001 में सेंसस हुआ और 2011 में सेंसस हुआ।
तो 2001 में जो पॉपुलेशन था और जो 2011 का पॉपुलेशन है, ठीक है, तो किसका सबसे ज्यादा जो है इंक्रीज हुआ है? ओके, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मेघालय का हुआ है। मेघालय में देखिए 27.80% का डिकेडल ग्रोथ हुआ है। मतलब 2001 में जितना पॉपुलेशन था मेघालय का, उसमें 27.80% का इजाफा हुआ है 2011 के सेंसस में। ठीक है, और सेकंड की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कितना डिकेडल ग्रोथ हुआ है? तो 25.90% हुआ है। ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? सबसे कम पूछा जा रहा है आपसे। नागालैंड, केरल, बिहार या आंध्र प्रदेश? क्या होगा करेक्ट आंसर? यहां पर केरल आप लोग बता रहे हैं, जबकि केरल नहीं होगा, यहां नागालैंड होगा। देखिए नागालैंड इकलौता ऐसा राज्य था जहां की डिकेडल ग्रोथ जो है वो निगेटिव में था। समझ रहे? निगेटिव में था। नागालैंड इकलौता ऐसा राज्य था जहां पर जो डिकेडल ग्रोथ है वो माइनस में है। मतलब 2001 में मान के चलिए कि 100 लोग रहते थे, तो 2011 के सेंसस में यहाँ पर 95 लोग रह रहे हैं। यानी यहाँ पर निगेटिव जो है ये इंक्रीज हुआ है। समझ गए? तो आपको ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो नागालैंड एकमात्र राज्य है जहां दशकीय विकास दर जो है वो नकारात्मक है, यानी कि निगेटिव में है। और दूसरे नंबर पे आता है केरल। केरल का जो डिकेडल ग्रोथ है वो 4.9% है। मतलब 100 लोग यहाँ पे रहते थे 2001 में, तो 2011 में कितने हो गए? तो 105 लोग हो गए। समझ गए? इस हिसाब से यहाँ पे आप आंसर होने वाला है। चलिए, तो ये सब आपको इस तरीके से रिवीजन करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है? अब स्टेट की तो बात कर ली है हम लोग, अब हम लोग यूनियन टेरिटरीज को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस यूनियन टेरिटरीज का लीस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन है? दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली या चंडीगढ़? चलिए, तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? लक्षद्वीप होगा। देखिए अगर यूनियन टेरिटरीज की बात हो, ओके, तो लक्षद्वीप आएगा। लक्षद्वीप का जो डिकेडल ग्रोथ है वो 6.2% है। ओके, जो कि सबसे कम है। और उसके बाद आता है अंडमान एंड निकोबार, जिसका डिकेडल ग्रोथ कितना है? 6.7% है। यानी 2001 में लक्षद्वीप की जो जनसंख्या थी, मान के चलिए 100 था, तो 2011 में कितना हो गया? 106 हो गया। ओके, तो सबसे कम जो है लक्षद्वीप का बढ़ोतरी हुआ है। वहीं अगर आपसे बात कर ले हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का यूनियन टेरिटरीज के बारे में, तो फिर आप क्या बताएंगे इसका करेक्ट आंसर? दमन एंड दीव, दिल्ली या दादरा एंड नागर हवेली या चंडीगढ़? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? लिस्ट का तो आपने देख लिया लक्षद्वीप, लेकिन अगर हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो था दादरा एंड नागर हवेली का। यहां देखिए दादरा एंड नागर हवेली का जो डिकेडल ग्रोथ था वो 55.5% था। यानी 2001 में दादरा एंड नागर हवेली की जनसंख्या अगर 100 थी, तो 2011 में ये बढ़कर कितनी हो गई? 155 हो गया। यानी कि उस हिसाब से सबसे ज्यादा किसका हुआ है? तो यही दादरा एंड नागर हवेली का हुआ है। उसके बाद दमन एंड दीव का हुआ है। दमन एंड दीव का देखिए 53.5% है। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाले महानगर कौन से थे? अब हम लोग थोड़ा सा मेट्रो के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार देखा होगा एग्जाम में कि मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो वो कौन सा है? तो यहां पर आंसर भी आ गया है सबका कि मुंबई होगा करेक्ट आंसर। यस, मुंबई होने वाला है यहां पर राइट आंसर।
ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस मेट्रो का है? तो मुंबई का है। ओके, मुंबई के बाद देखिए मेट्रो आप तो जानते ही हैं, मुंबई है, दिल्ली है, उसके बाद आपका कोलकाता है, ओके, फिर चेन्नई है, और फिर आपका बेंगलोर है। तो सबसे ज्यादा मेट्रो वाला जो पॉपुलेटेड सबसे ज्यादा जो है आबादी वाले महानगर कौन है? मुंबई है। अगर आपसे दूसरा नंबर का पूछ ले तो दिल्ली है। ओके, उसके बाद कोलकाता है, फिर चेन्नई है, फिर बेंगलोर है। मुंबई की जनसंख्या की बात करें तो 1 करोड़ 80 लाख के आसपास है, और दिल्ली का तो आपने देखा ही है 1 करोड़ 60 लाख के आसपास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? लिटरेसी रेट के बारे में पूछा गया है आपसे। चलिए तो लिटरेसी रेट बताइए यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? तो देखिए राइट आंसर यहां पर आप लोगों का बिल्कुल आ रहा है 74.04%। ठीक है, तो जो भारत का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? 74.04% है। अब ये तो पूरे भारत का हो गया। इसमें देखिए इसमें मेल और फीमेल है। ठीक है, मेल और फीमेल है। तो मेल का जो लिटरेसी रेट है वो है 82.10%, और फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो 65.46% है। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मेल का लिटरेसी रेट कितना है? भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पूछ लिया गया आपसे क्वेश्चन। तो मेल लिटरेसी रेट बताइए, ध्यान से ऑप्शंस देखिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां आंसर आ रहा है 82.10%। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 82.10%। ये है किसका? तो मेल का लिटरेसी रेट है। वहीं अगर फीमेल के लिटरेसी रेट के बारे में आपसे पूछ ले कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की महिला का साक्षरता दर कितना है, तो आप क्या बताएंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 65.46% होगा। ये होगा फीमेल का लिटरेसी रेट। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कि व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? कितना है पॉपुलेशन डेंसिटी? तो यहां पर आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या का घनत्व कितना है? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। वेरी गुड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? Which of the following states of India has the highest literacy rate? Highest literacy rate वाला राज्य कौन सा है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए आप लोग। तो आप सब लोग जानते हैं कि केरल होगा यहां पर करेक्ट आंसर। केरल का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है और ये 93.91% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य की जो जनसंख्या घनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। तो राइट आंसर होगा यहां पर सिक्किम होगा। देखिए ये पूरा लिस्ट है और इसको आपको अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व यहां पर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों के बारे में दिया गया है। ठीक है, 10 से लेकर 100 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में जो आता है वो है सिक्किम। सिक्किम देखिए, फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर है, मिजोरम है, फिर अंडमान एंड निकोबार है और अरुणाचल प्रदेश है। सिक्किम का कितना है? 86 है।
ओके, सिक्किम का कितना है 86 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर का 56 है, मिजोरम का 52 है, अंडमान एंड निकोबार का 46 है, अरुणाचल प्रदेश का 17 है। यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। ओके, यहाँ पर केवल 17 लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम है, ये किस राज्य का है? बिहार यहां पर आ रहा है करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। ओके, यहां देखिए बिहार हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। कितना है लिटरेसी रेट? तो 63.82% है। ओके, तो बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना है? तो 65.3% है, 65.3% है। और उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान का लिटरेसी रेट 66.1% है। ओके, तो यहां पर आपको सब कुछ क्लियर होते जा रहा है कि जो बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। अगर आपसे पूछ दे सेकेंड लिस्ट लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहना अरुणाचल प्रदेश। थर्ड आपसे पूछ ले तो आपको बोलना है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें साक्षरता दर सबसे अधिक है? अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है, तो वो कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या दमन एंड दीव? तो यहां देखिए लक्षद्वीप होगा करेक्ट आंसर। लक्षद्वीप का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा है, 92.28% है। ओके, और वहीं राज्य की बात होगी तो राज्य में आपका केरल था। ओके, और यूनियन टेरिटरी में कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच उच्चतम अंतर किस राज्य का है? ओके, मेल का जो लिटरेसी रेट है और जो फीमेल का लिटरेसी रेट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा किस राज्य का है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे राजस्थान। ओके, देखिए राजस्थान का लिटरेसी रेट है 66.11%। ओके, वहीं अगर राजस्थान के मेल के लिटरेसी रेट की बात करें तो वो है 79.19%। फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है? तो 52.12% है, और इन दोनों का डिफरेंस आता है 27.07%। और ये जो डिफरेंस निकल कर जो सामने आया है ये सबसे ज्यादा है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राजस्थान हो जाएगा। ओके, राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है आपका। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाले राज्य कौन सा है? यहाँ पर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बिहार कहेंगे। ओके, आप क्या कहेंगे? बिहार होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए बिहार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1102 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में। ठीक है, पहले नंबर पे आता है बिहार। ओके, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट के बारे में पूछे तो पहले नंबर पे बिहार आता है। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? तो 1102 लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो है 1030 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। और तीसरे नंबर पे आता है आपका केरल। केरल में कितने लोग रहते हैं? 859 लोग रहते हैं। तो इस हिसाब से जो है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिहार हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स। अब यहां पर देखिए सबसे कम घनी आबादी वाले राज्य कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इससे पहले ही कुछ देर पहले आपको हम बताए थे। ठीक है, लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ओके, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो सिर्फ 17 लोग रहते हैं, 17 लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है, तो वो है मिजोरम। मिजोरम में कितने लोग रहते हैं, तो 52 लोग रहते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है सिक्किम। ठीक है, यहाँ पर 86 लोग रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज। अब यहां पर देखिए स्टेट्स के बारे में हमने देख लिया कि सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट तो आपका बिहार है, और लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन कौन सा जो है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे दिल्ली। ओके, क्योंकि आप देखिए यहां पर दिल्ली में जो है यहाँ पर 11,320 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। ओके, इतना ज्यादा लोग रहते हैं। ओके, पहले नंबर पे आ गया दिल्ली, दूसरे नंबर पे आता है चंडीगढ़। ओके, दूसरे नंबर पे कौन सा है यूनियन टेरिटरीज, तो चंडीगढ़ है। यहाँ पर 9,258 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। नेक्स्ट देखिए लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज। अब यहां देखिए सबसे कम घनी आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज कौन सा है, तो अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार में केवल 46 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, केवल और केवल 46 लोग। और दूसरे नंबर पे आते हैं दादरा एंड नागर हवेली, यहाँ पर 698 लोग रहते हैं। तो इस हिसाब से अंडमान एंड निकोबार होगा। तो आपको सब कुछ रिवीजन होते जा रहा है या नहीं होते जा रहा है, आपको लग रहा है कि आप जो है सेंसस का जो है बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से। क्योंकि थ्योरी से ज्यादा बेनिफिट इस टाइप से रिवीजन करने में आता है, ताकि माइंड में आपको जोर पड़ेगा। तो हमने क्या क्या चीज देखा, हमने देखा यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अगर यहाँ पर हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज बोलता तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं दिल्ली। अगर यहाँ पर लिस्ट पूछता तो आप क्या कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार कहते हैं। वहीं अगर हम स्टेट्स की बात करें तो हाईएस्ट किस में है, तो बिहार का है। और लिस्ट की बात करें तो वो किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है, सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है। चलिए सेक्स रेशियो क्या है वो भी आपसे अप्रोक्स में पूछा जा रहा है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो देखिए सेक्स रेशियो की बात अगर हम करें तो भारत का जो सेक्स रेशियो है वो है 943 फीमेल, ठीक है, पर 1000 मेल। ओके, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, तो 943 महिलाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। पूरे भारत का तो हमने देख लिया कि 943 है। यहां आपसे लेकिन अब राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राज्य का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। तो आप देखिए आपको कहना है केरल। देखिए केरल पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। ओके, तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो 1000 पुरुषों पे 996 महिलाएं हैं, और आंध्र प्रदेश में 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। ओके, नेक्स्ट देखिए कि भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है।
अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या होगा राइट आंसर? वो कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जिसका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है? तो आप कहेंगे पुडुचेरी। ओके, पुडुचेरी देखिए आप कि 1000 पुरुषों पे 1037 महिलाएं हैं। वहीं अगर आप लक्षद्वीप का देखेंगे तो 1000 पुरुषों पे 946 महिलाएं हैं। तो हमको समझ में आ गया कि अगर स्टेट्स के बारे में पूछेगा कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किसका है, तो आपको कहना है केरल का। और अगर यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछेगा तो आपको क्या कहना है? पुडुचेरी के बारे में कहना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेकेंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। देखिए क्वेश्चन आ गया, क्या होगा इसका आंसर? फिर यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किसका लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक है। और मुझे मालूम है कि यहाँ पर आप लोग आंसर गलत देंगे। क्यों गलत देंगे? इसका रीजन है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि वो कौन सा राज्य है जिसका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, तो आपने कहा था केरल। यहाँ पूछा गया था कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, तो आपने कहा था पुडुचेरी। लेकिन यहाँ पर न स्टेट्स है न यूनियन टेरिटरीज के बारे में है, यहाँ डायरेक्ट आपसे पूछा है सेकेंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इन दोनों की बात हो रही है। तो इस हिसाब से पहले नंबर पे आता है केरल। ओके, ठीक है, पहले नंबर में केरल आता है। केरल का अगर आप देखेंगे तो 1084 महिलाएं हैं पर 1000 मेल पे। दूसरे नंबर पे आता है पुडुचेरी, यहाँ पर 1037 महिलाएं हैं पर 1000 मेल्स पे। और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, जिसकी पॉपुलेशन जो है महिलाओं की वो 996 है पर 1000 मेल्स पे। ओके, अगर यहाँ पर पूछता आपसे क्वेश्चन में कि सेकेंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यहाँ पर स्टेट्स दे देता और तब पूछता कि सेकेंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो आप कहते तमिलनाडु। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको समझना है पहले नंबर पे केरल, दूसरे में पुडुचेरी, तीसरे में तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। अब यहाँ पर लोएस्ट पूछा गया है। ठीक है, हाईएस्ट तो हमने रिवीजन कर लिया हाईएस्ट सेक्स रेशियो के बारे में। अब देखिए यहाँ पर लोएस्ट सेक्स रेशियो वाला राज्य पूछ रहा है आपसे, और यहाँ पर आंसर कुछ लोगों का गलत आ रहा है। यहाँ पर देखिए हरियाणा होगा, हरियाणा होगा, हरियाणा का सेक्स रेशियो जो है ना वो सबसे कम है। हरियाणा का सेक्स रेशियो के बारे में बात करें ना तो यहाँ पर 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। समझ रहे हैं बात को? 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। दूसरा है कि वो कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जिसका सेक्स रेशियो सबसे कम है। स्टेट्स में तो आपने हरियाणा देख लिया, लेकिन अगर आपसे यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछे ना कि सबसे कम लोएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, तो आपको कहना है दमन एंड दीव का। दमन एंड दीव का तो और स्थिति खराब है, यहाँ पर तो केवल 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। समझ रहे हैं बात को? तो हरियाणा जो है वो स्टेट्स है, अगर सेक्स रेशियो की बात हो सबसे कम वाला जो स्टेट्स है सेक्स रेशियो का वो हरियाणा है, और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दमन एंड दीव है। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंगानुपात क्या है। यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में पूछ रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो यहाँ मेंशन किया गया है चाइल्ड के बारे में, तो क्या हो जाएगा चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 919 फीमेल है पर 1000 मेल्स पे। ओके,
अब देखिए इस चार्ट के थ्रू आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, ये चार्ट में जो है ना 2011 का देखिए, 2011 का है 918, यानी 918 19 मान लीजिए, ठीक है 919 है, यहाँ 919 है चाइल्ड सेक्स रेशियो। अगर आप देखेंगे 2001 का तो वो है 927, 1991 में 945 है, 1981 में 962 है, 1971 में 964 है और 1961 में 976 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पूरा डिक्लाइन हो रहा है, ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना ये डिक्लाइन होते जा रहा है। इसीलिए सरकार जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स इस चीज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 961 में 1961 का जो सेंसस हुआ था उसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो वो 976 था। वहीं 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं, सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? तो आप कहेंगे हिंदी। हिंदी सबसे ज्यादा बोला जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी के बाद कौन सा सबसे ज्यादा बोला जाता है तो आप कहेंगे बंगाली। ठीक है, हिंदी के बाद बंगाली बोला जाता है, बंगाली के बाद जो है वो मराठी बोला जाता है, मराठी के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद जो है तमिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लिस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है? सबसे कम बोली जाने वाली भाषा जो है वो आपका संस्कृत है। समझ रहे हैं बात को? संस्कृत सबसे कम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर आपसे जिला के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपसे मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ पर जिसका भी आंसर आ रहा है थाने, वो बिल्कुल सही है। ओके, थाने डिस्ट्रिक्ट जो है ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, थाने डिस्ट्रिक्ट जो है वो महाराष्ट्र में है। ओके, और अगर आपसे पूछ ले कि लिस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट तो आपने बोल दिया थाने डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है, लेकिन अगर आपसे लिस्ट पूछ लेना तो लिस्ट आपको बोलना है कि लिस्ट है दिबांग वैली का। ठीक है, दिबांग वैली जो कि कहाँ है? जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महानगर कौन सा है? सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो पूछ रहा है आपसे। सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दिल्ली। मुंबई तो आपका पहले नंबर पे था। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका मुंबई हो जाएगा। अरे यार, मुंबई नहीं होगा सोनू, यहाँ दिल्ली होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? देखिए हर एक चीज का आपको हम रिवीजन करवा दिए हैं हर टाइप से, तो इन सब का आंसर आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, महाराष्ट्र होगा। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश था, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे बिहार होगा। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? यहाँ आपसे क्या पूछा गया है?
ठीक है, कि किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो देखिए वो होगा हिमाचल प्रदेश का। ओके, according to the 2011 Indian census, the Hindu population in India is approximately 79.8%. ओके, हिंदू का पॉपुलेशन कितना है? 79.8% है। ओके, और यहाँ देखिए टॉप 5 स्टेट वो कौन सा है जिसका हाईएस्ट परसेंटेज है हिंदू पॉपुलेशन का? पहले नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश, यानी कि 95.17%। उसके बाद आता है दादरा एंड नागर हवेली, फिर ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश का है, उसके बावजूद यहाँ पर पॉपुलेशन हिंदू का सबसे कम कैसे है? तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ना डीप में पूछा गया है, ट्विस्ट में पूछा गया है। जैसे कि मान के चलिए कि ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश और ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आपने फिगर में देख लिया। ओके, अब उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो मान के चलिए 1000 है, पॉपुलेशन कितना है? 1000 है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का पॉपुलेशन मान लीजिए 1000 है, नहीं यहाँ पर 100 है। ठीक है, कितना है? तो 100 आप मान लीजिए कि यहाँ पर 100 है। ओके, अब आप अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 1000 में जो हिंदू का पॉपुलेशन है वो मान के चलिए कि 500 है। ओके, और यहाँ पर हिंदू का जो पॉपुलेशन है वो मान के चलिए आपका 80 है। तो अब आप खुद देखिए हिंदू का परसेंटेज कितना हो गया? 80% हो गया। और यहाँ पर अगर आप हिंदू का पॉपुलेशन देखेंगे तो वो हो गया 50%। तो इस हिसाब से हिमाचल प्रदेश का जो परसेंटेज निकला वो ज्यादा निकला। तो इसीलिए ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश होगा कि जितने लोग रहते हैं, टोटल जो जितना पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश का, उसमें जो हिंदू लोग हैं उसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो ये क्या हो जाएगा? हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट जो है वो किस राज्य का सबसे ज्यादा है? तो यहाँ देखिए बिहार राज्य का सबसे ज्यादा है। यहाँ अगर आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द 2011 इंडियन सेंसस, द टोटल फर्टिलिटी रेट फॉर इंडिया वाज 2.4 चिल्ड्रन पर वुमेन। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर प्रति महिला 2.4 बच्चे थी। ओके, यानी हर एक महिला से जो है 2-2.5 बच्चे हो रहे हैं। 2.5 बच्चे क्या होता है? आधा बच्चा थोड़ी ना होगा, 2 बच्चा तो समझ में आ रहा है, लेकिन परसेंटेज निकला है 2.4%। ये रेशियो समझिए आप। तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो निकला है पर वोमेन जो चाइल्ड है वो सबसे ज्यादा है, 3.8% है। फिर है आपका बिहार 3.4%, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है राजस्थान, फिर है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बिहार हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 90% से अधिक है? 90% से अधिक जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर है? ऑप्शन देख के अब आपको बताना है। राजस्थान, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आप कहेंगे मिजोरम का। यहाँ देखिए मिजोरम का जो यहाँ पर लिटरेसी रेट है वो 91.133% है, 91.33% है। वही त्रिपुरा का कितना है? 87 है, राजस्थान का 66 है, गोवा का 88 है। तो सबसे ज्यादा किसका निकला? मिजोरम का निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? Which of the following states has the highest density of population per square kilometer? ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ झारखंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए झारखंड का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 414 लोग रहते हैं।
ठीक है, झारखंड में कितने लोग रहते हैं? 414 लोग रहते हैं। गोवा में कितने रहते हैं? 394 रहते हैं। गुजरात में कितना रहते हैं? 308 लोग रहते हैं। और महाराष्ट्र में कितना रहते हैं? 365 लोग रहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या है? या वार्षिक दर आपसे पूछा गया है। ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है, जो कि है आपका 1.64%। ओके, कितना है? 1.64% है। ये एनुअल है, हर साल का आपको निकालकर यहां पर दिया गया है। ओके, यस। और अगर आपसे डिकेडल ग्रोथ रेट पूछ दे 10 वर्षों वाला, यानी कि कंपैरिजन पूछ ले, 2001 का लीजिए और ये 2011 का लीजिए, तो ये अगर पूछे परसेंटेज कितना है तो वो है 17.70%। और अगर एनुअल पूछे तो 1.64%। नेक्स्ट देखिए यहां पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत का है? तो जितना जो पूरा जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसमें भारत का कितना परसेंटेज है? तो इंडिया का जो परसेंटेज है वो 17.5% है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा की पहचान करें। तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है मराठी। पहले नंबर पे हिंदी था, दूसरे नंबर पे बंगाली था, तीसरे नंबर पे आपका मराठी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना है? सिख समुदाय का प्रतिशत आपसे पूछा गया है तो वो है 1.7%। ठीक है, सिख कितने लोग हैं? 1.7% लोग हैं। तो चलिए, इस तरीके से सेंसस 2011 का हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपको 60 क्वेश्चन कराया है और उसके थ्रू जितने भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है सीएचएसएल एग्जाम के लिए, सीजीएल एग्जाम के लिए, या एसएससी की कोई सी भी एग्जाम होती है उसके लिए ये मोर देन सफिशिएंट रिवीजन का वीडियो है। और इस वीडियो को तो आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का क्लास? और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 ईयर प्लान, और कल हम लोग 5 ईयर प्लान को भी इसी तरीके से जबरदस्त तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन आपने आज देखे हैं, टोटल 60 क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस का जो टेस्ट है वो पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा आज रात में या कल तक में। फिर आप लोग वहां पर भी टेस्ट जब आप देंगे इन 60 क्वेश्चंस को, वहां पर तो बजाते टाइमर लगा होगा, और एग्जाम में जैसे आप टेस्ट देते हैं उस हिसाब से जो है ये टेस्ट आपको वहां पर देने का मौका मिलेगा। तो वहां से भी आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सच बताइए, दिल से बताइए कि सेंसस 2011 का आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हुआ या नहीं हुआ? या आपको लगता है कि अभी भी कुछ रिवीजन करना आपको बाकी है, या जो भी मैंने आपको कराया है इससे ज्यादा आप खुद से कर सकते थे क्या? जितना मैंने आपको कराया है जिस तरीके से, ठीक है, एग्जाम से पहले, क्या आपको लगता है कि आप वो घर पे खुद से करते? जवाब बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा कुछ आप एक साथ नहीं कर सकते थे। और अभी तो क्लास की स्टार्ट हुई है, आगे और भी मजेदार क्विजेज होंगे और भी मजेदार रिवीजन होगा। और ये दावा है कि जब आप एक बार अच्छे से पूरा रिवीजन कर लेंगे तो आपको खुद में बहुत ज्यादा मोटिवेशन आएगा। ठीक है सर, ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दीजिएगा। ट्राइब से जो है जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा वो सब करवा दीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो है अगर करना चाहेंगे तो वो आप खुद से कर सकते थे, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग जो है आप आए हैं इस बैच में, यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा जो इतने सालों का जो
एक्सपीरियंस है उसको जो है मैं पूरा इंप्लीमेंट करने वाला हूं इस बैच में। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो वेटेज वाला चीज है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि स्टूडेंट्स जो है एग्जाम से पहले वो सब पढ़ के अच्छे से रिवीजन कर लें, उनका स्कोर अच्छा आ जाए, वो हम सब चीज करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, 40+ हो जाएगा सर। देखिए, अगर ऐसी बात है, भगवान चाहे तो डेफिनेटली होगा। चलिए, तो मिलते हैं अब आपसे कल के क्लास में। तब तक के लिए जो है, ऑल द बेस्ट।